हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव तिवारी। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अपने आईआईटी मंडी के इंटीग्रेटेड पीएचडी के इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस बार आईआईटी मंडी एमएससी में डायरेक्ट जैम के रैंक के थ्रू एडमिशन ले रही है। बाकी अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाना चाहते हैं तो वो जैम के रैंक के थ्रू तो रहेगा ही, प्लस एक वो इंटरव्यू आपका लेते हैं। तो इस बार मैं सेलेक्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले बता दूं, फॉर्म इसका आया था जैम की रिज़ल्ट के कुछ दिन बाद, जैसे कि अप्रैल में आया था। 5 अप्रैल को इसका सबसे पहले फॉर्म आया था। तो मैंने फॉर्म फिल किया था। इसके बाद इन लोगों ने एक लिस्ट जारी की थी कि कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं आपके इंटरव्यू के लिए। तो मैं सेलेक्ट हो गया था इंटरव्यू के लिए। उसके बाद इन्होंने मुझे ईमेल किया कि आपका इंटरव्यू 10 से 12 जून के बीच होगा। अगर ये फर्स्ट डे इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली आपके इंटरव्यू से, तो 11th को भी लेंगे और 12th को लेंगे। उसके कुछ दिन बाद, इंटरव्यू के लगभग 2-3 दिन पहले, 7 जून को इनका ईमेल आया कि आपका इंटरव्यू 10 तारीख को दोपहर के 12:30 से 1:30 के बीच होगा। और उन्होंने उसके साथ एक क्या नाम है पीडीएफ भी अपलोड किया था, जिसमें ये लिखा था कि कैसे कैसे क्या सा सेटअप करना है। मेरा इंटरव्यू वेबएक्स पे हुआ था, सिस्को वेबएक्स पे। बाकी इंटरव्यू तो अच्छा खासा चला था। इन्होंने मुझे 12:30 का टाइम दिया था 1:30 तक, पर इन्होंने फिर 1:30 बजे तक तो मेरा नंबर नहीं आ पाया था। किसी और के इंटरव्यू करने में बहुत टाइम लग गए थे। फिर इन्होंने पौने 2 बजे 1:30 बजे मुझे कॉल किया, कहा कि आपका इंटरव्यू अब लंच ब्रेक 1 घंटे बाद होगा, 2:30 बजे। फिर 2:30 बजे एग्जैक्ट इनका कॉल आया था। मेरा इंटरव्यू 25 मिनट का चला था। क्वेश्चंस इन्होंने बहुत सारे पूछे थे। बाकी इन्होंने लिखवा के क्वेश्चंस किए थे, और आसपास के बारे में, इंटीग्रेटेड पीएचडी क्यों कर रहे हो, ये भी इन्होंने पूछा था। बाकी ये सब कैसे क्वेश्चंस पूछे लाइन से, आगे की वीडियो में मैं आपको लिख के दिखा के बताता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले जब मैं आया, इन्होंने मुझसे पूछा कि गौरव तिवारी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो सबसे पहला इन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा मुझसे। तो इंट्रोडक्शन मतलब एकेडमिक इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बताया कि सर माय नेम इज़ गौरव तिवारी, आई एम फ्रॉम जौनपुर, उत्तर प्रदेश, and I have completed my high school and intermediate from this and that college, and currently I am pursuing my bachelor's degree from University of Allahabad, प्रयागराज। इसके बाद मैंने उन्हें थैंक यू बोला। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप इंटीग्रेटेड पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, यानी कि अभी आप बीएससी कर रहे हैं, आप पीएचडी में जाना ही क्यों चाहते हैं। तो मैंने बोला, सर बचपन से मुझे थोड़ा फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट था, मैं फ़िज़िक्स के बारे में और जानना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं पीएचडी करूँगा तो फिज़िक्स के बारे में जितने ब्रॉड से मैं पढ़ सकूँगा, अच्छे से पढ़ सकूँगा, उसमें तो और कहीं नहीं पढ़ सकता। फिर और मुझे अभी बीएससी जब मैं कर रहा था तो प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे लगे, यानी रिसर्च फील्ड में भी मैं जा सकता हूँ, इसीलिए मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके इंटरेस्ट क्या है। पहले सबसे पहले सेकंड पॉइंट मैं लिख देता हूँ कि पीएचडी आप क्यों करना चाहते हैं। और थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे जो पूछा कि आप अपने इंटरेस्ट बताइए। तो मैंने अपने लिए बताया कि फर्स्ट ईयर में मैंने थर्मल फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मुझे वो पढ़ने में बहुत मज़ा आया था। सेकंड ईयर में ऑप्टिक्स, और थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो ये तो बढ़िया है। फिर उन्होंने जब अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आपने अभी बोला कि आपका फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है, तो आप ये बताइए आप अपने चारों तरफ कौन सी चीज़ें देखते हैं जिसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व होती है। तो उस टाइम मुझे सबसे पहले ख्याल आया कि अब मैं खुद तुरंत चारों तरफ देखने लगा कि हाँ, इसमें कौन सी चीज़ें फ़िज़िक्स की मुझे दिख रही हैं। सबसे पहले मैंने देखा, सब पेन है, ये पेन है, और ये लैपटॉप जिससे हमारा आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, वो भी सब फिज़िक्स से है। तो उन्होंने बोला कि चलिए आप सबसे पहले ये बताइए कि पेन से आप कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने बोला, सर ये जो कोहेसिव फोर्स होता है पेन और पेपर के बीच, वो पेन के अंदर जो इंक है उसके मॉलिक्यूल्स के एडेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है, इसलिए हम उस पर लिख सकते हैं। तो उन्होंने बोला, जब पेन ऐसा ही रखा रहता है तो उसकी इंक गिर क्यों नहीं जाती। तो मैंने बोला, सर मैं 2 मिनट के लिए सोच सकता हूँ। तो मैंने उन्हें 2 मिनट के लिए सोचा, फिर उन्हें आंसर दिया कि सर ये जो है, इसमें ऊपर से ये लिक्विड के थ्रू ऊपर पेन के ऊपर लिक्विड गया है, इधर इसके टिप पे पॉइंट्स मतलब कि मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम ऐसे उस पर रब करते हैं तो एक मॉलिक्यूल खिसकता है, फिर उसके खिसकता है, फिर अगला मॉलिक्यूल उसकी प्लेस आके ले लेता है। ऐसे ही जब रखा रहता है तो इतना फोर्स नहीं लग पाता कि वो बाहर निकल जाए। तो उन्होंने बोला कि क्लोज तो हो, पर ये बताओ ऐसा होता क्यों है। तो फिर मैंने बोला, सॉरी सर, इसके आगे तो मैं नहीं सोचा था, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। बोला, सरफेस टेंशन सुना है। तो वो बोले, इसका रीज़न ये होता है। उसके आगे तो उन्होंने बताया नहीं क्या होता है, अब मैं खुद पढ़ूंगा तब देखा जाएगा, बता दूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, हाँ आपने एक और नाम लिया फ़ैन का, फ़ैन कैसे चलता है। तो मैंने उन्हें फ़ैन की पूरी मैकेनिज़्म बताई। फिर उन्होंने बोला एसी है पर डीसी है, मतलब एसी में तो एक
में फ़ैन ऐसे घूमना चाहिए। तो फिर मैंने एसी मतलब 2 साइकिल्स होते हैं एसी में, एक इस तरफ घूमना चाहिए, एक उस तरफ घूमना चाहिए अगले साइकिल में। तो मैंने एसी के बारे में पूरी जानकारी ली थी, फ़ैन के बारे में, तो मैंने उन्हें वो जानकारियाँ पूरी दे दी। तो उन्होंने बोला वेरी गुड। फिर नेक्स्ट उन्होंने मुझसे श्रोडिंगर इक्वेशन लिखवाई। श्रोडिंगर इक्वेशन लिखवाई उन्होंने मुझसे, तो मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दी है, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ए माइनस वी साई इक्वल टू 0। मैंने बोला यहाँ पे साई क्या है, तो मैंने बोला सर साई तो यहाँ पे वेव फंक्शन है, हैं? तो उन्होंने बोला कि ये ठीक है, चलो ये वेव फंक्शन है। पूछा फिर आप बताइए वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ बताइए। तो मैंने वेव फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी कि वेव फंक्शन कैसा होता है। वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और वेव फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। बाकी जो सारी वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उन्हें मैंने बता दी। तो उन्होंने बोला कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेशन के बारे में सुना है, तो मैंने बोला हाँ सर। तो बोले उसकी मैथमेटिकल कंडीशन लिख के बताइए। तो मैंने बोल दिया सर साई स्टार साई डी टाउ इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बोला यहाँ पे डी टाउ क्या होता है? मैंने बोला सर डी टाउ ये डिपेंड करता है, फर्स्ट 1D है तो ये एक लाइन इंटीग्रल के लिए ds दिखाता है, 2D है तो ये सरफेस इंटीग्रल के लिए शो होता है, d मतलब एरिया स्मॉल एरिया से होता है। बट ये अगर 3D में है तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए स्मॉल वॉल्यूम होता है। मतलब इसकी वो भी मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी पूरे रीजन में मिला के 1 होनी चाहिए नॉर्मलाइजेशन की। यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आता है, नॉर्मलाइजेशन हम भी करते हैं तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है ना कुछ, जब साई स्टार साई लेके नॉर्मलाइज करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि अच्छा बताओ कि वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड क्यों होना चाहिए, वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड क्यों होना चाहिए। मैंने बोला सर वेव फंक्शन साई स्टार साई इक्वल टू उसको, वेव फंक्शन से ही हम साई स्टार साई मतलब प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं, और किसी एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे 2 प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, इसीलिए हमेशा वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने अभी एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स की बात की, तो आप ये बताइए कि पानी जो होता है वो अगर हम क्या नाम है कांच पे गिराएं तो वो गोल हो जाएगा कि चिपटा हो जाएगा। मैंने बोला सर ये तो बूंद के साइज़ पे डिपेंड करेगा, अगर वो छोटी बूंद है तो वो गोल ही रहेगी क्योंकि उस पर सरफेस टेंशन ज़्यादा लगेगा। फिर उन्होंने मुझसे सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पूछ लिया, सरफेस टेंशन क्या होता है, उसमें 5 मिनट बहस की उन्होंने, मतलब बहस क्या उन्होंने मुझसे बातें की, मतलब क्वेश्चंस पूछे 5 मिनट। तो मैंने सरफेस टेंशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपने उसके बारे में सुना है कि जो एक एंगल बनता है जब हम वाटर डालते हैं। तो मैंने बोला हाँ सर एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो वो बोले कि बताओ वो मरकरी के केस में ज़्यादा होता है कि वाटर के केस में। तो मैंने उन्हें बाकायदा अच्छे से समझाया कि सर हाँ कोहेसिव फोर्स होता है, उसमें कोहेसिव फोर्स कम होता है इसीलिए वो मरकरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है। उन्होंने बोला कितना होता है, तो मैंने बोला एक्यूट, मैंने उसने बोलिया सर 60 डिग्री से कम और 60 डिग्री से ज़्यादा। तो उन्होंने बोला एक्यूट और ऑब्ट्यूज बोलना चाहिए आपको, ये नहीं बोलना चाहिए। तो फिर मैंने बोला सॉरी सर मैं भूल गया उसे बोलना, ठीक है। फिर मैंने उन्हें भगाया एक्यूट और ऑब्ट्यूज करके। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस कई सारे टीचर्स ने मिलके पूछे थे, और फिर उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ैन में और पेन के चक्कर में बहुत फंसाया। मैं पता नहीं क्यों मैंने उन्हें बोल दिया कि सर मैंने इधर ये देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ और लैपटॉप देख रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, पेन देख रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे पेन में और फ़ैन में चक्कर में बहुत फंसाया क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। मेनली मैं बताऊँ तो इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा गया है। उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे थे उसके लगभग मैंने सारे आंसर दे दिए। हाँ एक क्वेश्चन मैंने वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेशन की ये जो आपने कंडीशन बताई है ये तो होता है प्रोबेबिलिटी वाली। मैंने बोला सर इतना ही मुझे पता है, इसके आगे मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे मतलब कि उतने अच्छे से नहीं पता है। फिर मैं सॉरी बोल के निकल गया। बाकी तो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने दिया था। अब बाकी उन पे सिलेक्शन होता है कि नहीं, पर मैं आपको एक बार पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये है पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट। बाकी आपको अगर इन सब के आंसर्स भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इन सब के लाइन से आंसर्स बता दूंगा। ये तो बस मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको एक्सपीरियंस कैसे तैयारी की है, जैम की कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए फिर से वीडियो बना सकता हूँ। और मिस्टेक्स इस इंटरव्यू में क्या क्या हुई वो भी। सबसे पहली बात तो मैंने ये पेन और फ़ैन के चक्कर में जो इधर उधर कर दिया। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो सबसे सिंपलेस्ट चीज़ आपको लग रही है, जिसके बारे में सब आपको पता है, वही चीज़ आप केवल भूलिए। बाकी और सबसे बड़ी बात, मेरा तो पेन ही वो हो गया था, ख़राब हो गया था। ये सब आप पहले से ही सेटअप इंटरव्यू सेटअप मेरा देखना था आपको कि मैंने कैसे किया था, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। मैंने उस टाइम वीडियो बनाया था कि मेरा सेटअप कैसा है। बाकी सारी चीज़ें आपको कुछ भी जाननी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। थैंक यू।